एक बेसिक स्किन रूटीन में 3 स्टेप्स बहुत सिंपल है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक मॉर्निंग में करेंगे और रात को सोने के पहले। ऐसे 4 या 5 प्रोडक्ट्स उनके नाम के साथ जो एकदम सेफ हैं, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, क्योंकि बहुत क्लटर है मार्केट में। तो आपको मैं कुछ ब्रांड्स के नाम बता देती हूँ, उनमें से यू कैन पिक एंड चूज। बच्चों के लिए कोई अलग से ब्रांड तो नहीं आता? बच्चों के लिए मिनरल सनस्क्रीन ज्यादा यूज करना चाहिए, केमिकल वाले को अवॉइड करके। जब पुराने जमाने में हमारे घर में वो कई बार मैं तो उससे भी नहा लेता था, जो कपड़े धोने वाले साबुन से। इफ यू रिमेम्बर दैट ब्राउन सोप। तो ये जो हमारे सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है, एकदम ग्लास लाइक स्किन चमक रही होती है। क्या वो कोई प्रोसीजर या ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा कराते हैं जो इतने सुंदर दिखते हैं? इट इज देयर वर्क, like how a person's work would be mostly related to research based। वो अपनी रिसर्च को अपडेट करके रखेगा, सेलिब्रिटीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। रेखा जी ये बुढ़ापे में जा क्यों नहीं रही है? If you're talking about the treatments, I think she is blessed with beautiful skin। जानवी कपूर भी सी, आई थिंक हाँ, उसने भी काफी उनकी तो करेक्ट ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। माइकल जैक्सन, वो ब्लैक पैदा हुआ था, उसने अपनी पूरी स्किन वाइट करा ली। हाँ। वो क्या किया था उसने? आई थिंक उन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग करवाई थी। आधी से ज्यादा दुनिया ना टर्की जा रही है बाल लगवाने के लिए। देखा होगा आप सबने, किसी के बाल आगे से उड़े हैं, वो टर्की जा रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? टर्की क्यों जा रहे हैं? इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही क्या लोगों को? हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली चौधरी, जो कि एक स्किन स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर सोनाली से हमने बात करी स्किन ट्रीटमेंट्स के बारे में, स्किन रेजीम के बारे में, ग्लूटाथियोन के बारे में, बोटॉक्स के बारे में, फिलर्स के बारे में, और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज क्या करते हैं और क्या नहीं करते उन सब के बारे में। और सबसे अमेजिंगली हमने उनसे बात करी टर्की में हो रहे हेयर ट्रांसप्लांट्स के बारे में। तो ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लीज इस एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कोई पैसे चार्ज करेंगे। सब्सक्राइब का मतलब सिंपल शब्दों में सिर्फ फॉलो करना होता है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। सो चलिए ये पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर सोनाली। हाय, Welcome to the Spotlight. How are you? Very well, and thank you so much for having me here. So, Dr. Sonali, I'll begin this podcast by, asking you that you being a dermatologist, आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम्स लेके। किसी को एक्ने है, किसी को पिगमेंटेशन है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बेसिक स्किन केयर रूटीन जो एक आम इंसान का होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्लेंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, सीरम्स भी आ गए हैं अब। सो आपके लिए एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन जो सब कर सके, बिकॉज लोग बहुत आजकल वर्किंग लोग हैं, दे डोंट हैव टाइम, और इतना ज्यादा लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि क्लिनिक्स में जाएं एंड फेशियल्स और थेरेपीज कराएं। तो एक बेसिक स्किन केयर रूटीन आप बता दीजिए फॉर आवर व्यूअर्स, सो they can be, it's helpful for them. Right. So like you said, basic skin routine आपका बहुत ही basic होना चाहिए। मतलब it should start from a face wash, और आप अपने फेस वॉश को अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज कर सकते हैं। लाइक फॉर समबडी जिनका स्किन टाइप थोड़ा ऑयली है, वो फोमिंग टाइप का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अच्छा। जिनकी स्किन टाइप थोड़ी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन टाइप है, वो अपना नॉन फोमिंग जेंटल फेस वॉश या फिर क्लेंजर यूज कर सकते हैं, फॉलोड बाय रिपेयरिंग योर स्किन। और रिपेयर आप करते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर यूज करने से। और मॉइस्चराइजर अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, अगर आपकी थोड़ी ऑयली टाइप स्किन टाइप है तो आपको ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा थिक मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना है, बिकॉज वो क्लॉग करेगी आपके पोर्स को, क्योंकि आपके पोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीबम और वो सब सिक्रीट कर रहे हैं। तो हमें उनको क्लॉग ना करके उनको थोड़ा सा ब्रीदेबल टाइप एनवायरनमेंट देना है, ताकि सिर्फ आपका हाइड्रेशन का काम हो। तो आप वाटर बेस्ड जेल आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ सनब्लॉक। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप आप सेरामाइड बेस्ड थिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं विद अ सनब्लॉक। दैट्स इट। एक बेसिक स्किन रूटीन में 3 स्टेप्स बहुत सिंपल है। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक मॉर्निंग में करेंगे और रात को सोने के पहले करें। सनस्क्रीन सोने से पहले भी लगाना है? सनस्क्रीन अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, और अगर आपकी हैबिट है कि आप फोन की स्क्रीन को इतने पास रखते हैं, रात को तब तक स्क्रॉल करते हैं जब तक आपकी आंखें बंद नहीं हो जाती, तो आपको रात को भी सनब्लॉक लगाना चाहिए।
अच्छा, that will also have effects on us. डेफिनेटली फोन स्क्रीन से हाँ. फोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी स्मार्ट वॉच से जो लाइट आ रही है वो, इनफैक्ट जो अभी जितनी लाइट आप कमरे में फील कर पा रहे हैं वो, ये सारी लाइट आपकी स्किन को डैमेज करती है. मतलब हमें सनब्लॉक का जो हमें इफेक्ट लगता है कि सिर्फ सनलाइट के थ्रू होता है, बट इट जस्ट नॉट सनलाइट. सनलाइट के अलावा विजिबल लाइट भी, ब्लू लाइट भी हमारी स्किन को डैमेज करती है. Okay. तो डॉक्टर अभी जैसे आपने बताया कि ये स्टेप्स होने चाहिए, तो व्यूअर्स को एक चीज और बताओ, आपके हिसाब से एज ए डॉक्टर आप ऐसे 4 या 5 प्रोडक्ट्स उनके नाम के साथ कि ये ले लो, ये लगाया करो बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर, जो एकदम सेफ हैं, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे साधारण आदमी यूज कर सके, क्योंकि बहुत क्लटर है मार्केट में. करेक्ट. एंड प्लस मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मार्केट में इफ यू सी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्रीम्स एंड लोशंस अवेलेबल है जो एक सिंपल नॉर्मल इंसान अफोर्ड भी कर सके और उसको बेटर रिजल्ट भी मिले. ओके. मार्केट में आई वुड से कि आप नॉर्मल किसी भी केमिस्ट पे जाइए, केमिस्ट पे आपको आजकल बिल्कुल इट्स लाइक अ मार्केट, पूरा सबके पास एक सेक्शन बना हुआ है कॉस्मेटिक्स का. तो आपको मैं कुछ कुछ ब्रांड्स के नाम बता देती हूँ, उनमें से यू कैन पिक एंड चूज. सिटाफिल हो गया, सेरावी हो गया, इसमें सबसे ज्यादा माइल्डेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी. सेबामेड हो गया, और अगर आप किसी को आदत है सोप से वॉश करने की तो सेटाफिल और सेबामेड के सोप्स भी अवेलेबल है. अदरवाइज आप क्लेंजर, जेंटल क्लेंजर आप यूज कर सकते हो. इनके फोमिंग क्लेंजर्स आते हैं तो वो आप यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है. इनके जेंटल क्लेंजर्स आते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है. मॉइस्चराइजिंग के लिए आप सबसे बेसिक पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज कर सकते हो. आप हाइलुरोनिक एसिड की तरफ अगर आपको जाना है तो पॉन्ड्स के बाद पॉन्ड्स जैसा ही टेक्सचर पर थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में अगर आपको चाहिए, आप न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल यूज कर सकते हो. आप सिटाफिल का डैम लोशन यूज कर सकते हो. आप एक्ने ओसी यूज कर सकते हो. ये सारे थोड़ा सा आपके ऑयली स्किन टाइप के लिए है. ड्राई स्किन टाइप की तरफ अगर आपको जाना है, अगेन सिटाफिल का जो डैम लोशन है वो आपके ड्राई स्किन पे भी अच्छा जाता है. एक इमोलिन मॉइस्चराइजर है, वो ड्राई स्किन के लिए बहुत बेहतरीन मॉइस्चराइजर है. इमोलिन इज अ कंपनी. यस, इट इज द नेम ऑफ द मॉइस्चराइजर. और साथ में रिक्विल का सेरामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड का मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, तो आप ये सब यूज कर सकते हो. सनब्लॉक, नाउ डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, सनब्लॉक आप जाइए, चेक कीजिए, SPF 30 या 30 के ऊपर होना चाहिए. ठीक है. उसके साथ में नीचे PA के आगे प्लस के साइन होते हैं, 3+ या 3+ अबव होना चाहिए. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल वाला चूज कीजिए, मैट फिनिश चूज कीजिए. अगर नहीं तो आप अपना क्रीम बेस चूज कीजिए. आप सिटाफिल, आप ला शील्ड, आप लवॉइन, आप एक्ने यूवी, और इनफैक्ट सनस्कूप सबने सुना होगा बिकॉज उसकी Instagram पे बहुत ज्यादा उसकी इनविजिबल सनस्क्रीन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है. इसके अलावा आप एक्वालॉजिका के भी प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट सनब्लॉक्स, क्योंकि इनके रिजल्ट्स एज पर व्हाट द फीडबैक इज गिवन टू मी बाय द पेशेंट्स, इट्स वेरी गुड. एंड यू विल रिकमेंड दिस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन? डेफिनेटली. आपको दोनों को सेम प्रोडक्ट्स की नीड है. मतलब ऐसा प्रोडक्ट कभी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ फॉर मेन है, ये ओनली फॉर वुमेन है. आप दोनों सेम प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, बस अपने स्किन टाइप का ध्यान रखना है. एक चीज और बता दो डॉक्टर, कि जो ये प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली कौन सी एज से स्टार्ट करने चाहिए लगाने? आई पर्सनली फील अगर किसी भी एज ग्रुप में आपको कोई इशू नहीं है तो आपका बेसिक रूटीन, एक तो स्किन को हमें क्लीन करना है, बिकॉज हमारी डेड स्किन सेल्स, हमारी एक्सफोलिएशन का जो प्रोसेस है वो 24/7 चलता रहता है. इवन एज वी आर टॉकिंग, इवन एज वी स्पीक, प्रोसेस वो बैक एंड पे चल रहा है हमारा एक्सफोलिएशन का. डेड स्किन ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है, डस्ट हो गई, सब कुछ हो रहा है, वो हमें क्लीन करना है. तो आपका जो बेटा है अगर वो इज ओनली 13, तो आपको बस एक सोप यूज करना है जिससे आप नहा रहे हैं, उससे आप फेस भी क्लीन कर सकते हैं. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अलग से उसको फेस वॉश ही लेके देना है. एंड एक साथ में मॉइस्चराइजर ऐड कीजिए. एंड अगर उनका काम बहुत ज्यादा धूप में खेलने वेलने का है, जो यूजुअली बच्चों का होता है और होना भी चाहिए, तो आप एक सनब्लॉक ऐड कर सकते हैं. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. बच्चों के लिए कोई अलग से ब्रांड तो नहीं आता है कि ये सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है? बच्चों के लिए मिनरल सनस्क्रीन ज्यादा यूज करना चाहिए, केमिकल वाले को अवॉइड करके.
और अदरवाइज सनस्क्रीन किड्स की रेंज के अलग आते हैं बिकॉज उसमें इंग्रेडिएंट्स का फर्क होता है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप सनब्लॉक तो आपको यूज करना चाहिए। हाँ, बहुत ही छोटे बच्चे को उतना यूज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज उतने छोटे बच्चे को उतना धूप में काम नहीं रहेगा। व्हेन यू नो कि आपका बच्चा उतनी एज का हो गया कि वो भाग भाग के धूप में खेलने का काम उसका ज्यादा है, आप सनब्लॉक उसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि 17-18 साल के हो जाए, जब खुद खरीदने लायक हो जाए ना, अपने आप खरीद लें, उससे पहले ना ही अप्लाई करें तो अच्छा है। नहीं, बच्चे साबुन से ही नहाते रहो। जाते हैं, तब तक आप ये कर सकते हैं कि आप वेकेशन पे जा रहे हैं, तब आप उनको सनब्लॉक की आदत डाल दीजिए। राइट। और अलग से व्हेन यू नो कि क्रिकेट खेलने जा रहे हैं कि बहुत देर तक धूप में रहने वाले हैं, तब आप आदत डाल सकते हैं। अदरवाइज मतलब एज अ रूटीन अगर उतने छोटे बच्चे को आदत नहीं डालनी है कि रोज सनब्लॉक लगा रहा है, स्कूल जा रहा है, यू कैन स्टिल जस्ट ऑप्ट फॉर मॉइस्चराइजर इटसेल्फ। आई रिमेम्बर और टाइम जब पुराने जमाने में हमारे घर में वो कई बार मैं तो उससे भी नहा लेता था, जो कपड़े धोने वाले साबुन से। इफ यू रिमेम्बर दैट ब्राउन सोप, या जो जिससे कपड़े धोते थे, Right. कम पड़ा होता था टॉयलेट में। अब गए वो वाला साबुन नहीं है, लाइफ बॉय या जो भी आते थे, तो उसी से रगड़ के बाल पे लगा के नहा के हाँ, आते थे। पहले क्लेंजर्स कहाँ यूज करते थे, Correct. से ही सब नहाते थे और पहले में उतना एक्सपोजर भी नहीं था। करेक्ट। मतलब आज की डेट में बहुत सारे लोग होंगे जो फेस वाला, बॉडी वाला फेस वॉश उससे अपना स्कैल्प भी क्लीन करते होंगे। हाँ। अच्छा डॉक्टर सोनाली, नाउ अभी तो हम जैसे आम लोगों की स्किन केयर के बारे में बात कर रहे हैं। आई वांट टू नो, ये जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है, एकदम ग्लास लाइक स्किन चमक रही होती है, उनका जो स्किन केयर रूटीन है वो हमारे स्किन केयर रूटीन से अलग है, नंबर 1। एंड क्या वो कोई प्रोसीजर या ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा कराते हैं जो इतने सुंदर दिखते हैं? फर्स्टली अगर मेरा काम मेरे फेस से रिलेटेड है, मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि मैं अपने फेस पे एक्ने लेके अनहेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ में पेशेंट्स को नहीं गाइड कर सकती कि आप ये मत कीजिए। सो आई विल बी मोर कॉन्शियस कि मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इवन इफ आई लाइक इट और नॉट लाइक इट, मुझे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना पड़ेगा और मुझे पता है कि मेरे को कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, तो उस चीज़ को मैं अवॉइड करूंगी कि वो मैं अपने रूटीन में ऐड ना करूं। एंड सिमिलरली जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, it is their work, like how a person's work would be mostly related to research based, वो अपनी रिसर्च को अपडेट करके रखेगा। सेलिब्रिटीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑब्वियसली उनके पास उनके डॉक्टर्स हैं, उनके डर्मैट्स हैं जो स्किन केयर रूटीन उन्होंने सॉर्ट करके रखा हुआ है, एंड आई एम श्योर वो ध्यान भी रखते हैं। एक भी पिंपल आता होगा तो उनको पता है कि इसको कैसे फिक्स करना है। एक तो ये, ऊपर से इफ यू सी देम, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन। अब जिस भी इंटरव्यू में किसी भी आप सेलिब्रिटी को देखेंगे, उन्होंने इसके बारे में बात की होगी। एंड एक तो हाइड्रेशन हो गया जो हम इंटरनली कर रहे हैं, एक हाइड्रेशन है जो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं, जो हम स्किन बूस्टर्स के साथ कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ट्रीटमेंट्स के साथ भी उनको अपडेटेड रहना पड़ता है टू लुक अ सर्टेन वे, बिकॉज दे हैव टू फेस द कैमरा डे इन डे आउट बेसिस। क्योंकि वो लोग तो यही बोलते हैं कि दिस इज ओनली बिकॉज वी ड्रिंक इतना सारा पानी, इतने लीटर्स ऑफ पानी एवरी डे, दैट इज वाई ग्लो आता है। बट डू यू थिंक कि सिर्फ पानी पीने से इतना ग्लो आता है, या ऊपर से भी वो सब कुछ कराते हैं एंड दे डोंट रिवील? आई थिंक दी सेकेंड पार्ट, और मे बी कॉम्बिनेशन। पानी तो डेफिनेटली पीते हैं, उनकी डाइट भी डेफिनेटली हेल्दी होती है, एंड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल उनकी रहती है बिल्कुल सही कि दे नो कि क्या क्या खाना है, कि अगर उनको सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर पीना है, सो दे विल मेक श्योर दैट दे डू इट। एंड साथ में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली करानी पड़ती है, बिकॉज आज की डेट में जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे गो थ्रू, जितना उनका लाइट एक्सपोजर है, जितना अमाउंट ऑफ मेकअप दे यूज, फिर उतना स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी वो यूज करते हैं डेली बेसिस पे। ऑब्वियसली इतना एक्सपोजर करके आपको स्किन को जितना अब्यूज हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट तो दिखेगा, तो उनको मेंटेन करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लेने पड़ते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट्स तो डेफिनेटली वुड बी इंक्लूडेड। डॉक्टर, जैसे बॉलीवुड की बात चली रही है, तो सिंस आप तो इतने एक्सपर्ट हो, आपको सब पता ही है, तो एक दो एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में मुझे आपसे पूछना है। सबसे पहले तो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस जो सब जानते हैं, रेखा जी। जी, ये बुढ़ापे में जा क्यों नहीं रही है, क्या करवा रही है? एज ही नहीं हो रही है एक्चुअली, ऐसा लग रहा है उल्टा चल रही है ये। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट्स, आई थिंक शी इज ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल स्किन। अगर आप उनकी, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी आप ना बिफोर पिक्चर एंड आफ्टर पिक्चर और बीच की पिक्चर आप देखकर वो जर्नी उनकी डिसाइड कर सकते हो कि मतलब हाउ शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। बट रेखा जी इज वन ऑफ दोज पीपल, आप कोई भी देख लो वो आपको बिल्कुल सेम लगेगी। एंड एग्जैक्टली जो वो ट्रीटमेंट करती हैं, आई थिंक द डॉक्टर वुड नो,
और रेखा जी वुड नो, वो किसी को पता नहीं है, बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स जिनके साथ आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हो, बिकॉज आप एजिंग को रोक नहीं सकते, आप एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, आप एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हो, एंड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से आप ट्रीटमेंट्स को रिवर्स कर सकते हो। सो मतलब यू रियली थिंक कि कोई ऐसे ट्रीटमेंट उनके कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं ऐसी ट्रीटमेंट्स क्योंकि है मार्केट में है? डेफिनेटली। What are those हाँ। treatments? वेरी बेसिक बोटॉक्स एंड फिलर्स। हाँ, वो तो आम है। यू ऑलवेज कम टू नो कि अगर किसी ने बोटॉक्स करवाया है, सो यू कैन सी कि उनकी फाइन लाइंस एंड मूवमेंट जो होंगी वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होंगी। फिलर्स आपने कराया, यू नो कि उनकी इनहैंस्ड लुक दिख जाएगी, लाइक इनहैंस्ड चीक बोन्स होंगे, जॉ लाइन होगी, चिन होगी। स्किन बूस्टर्स होंगे तो स्किन उनकी बल्ब लाइक ग्लो कर रही होगी एंड दे वुड हैव लाइक ब्यूटीफुल स्किन। थ्रेड लिफ्ट्स भी होते हैं जिसमें वी पुट थ्रेड्स इनटू द स्किन एंड देन वी लिफ्ट द स्किन, उससे कोलैजन बूस्ट होता है। हम ये भी करते हैं प्रॉपर तरीके से। सर्जिकल साइड पे अगर आप बात करें, सर्जरी भी होती है वेयर इट इज नोन एज फेस लिफ्ट सर्जरीज, जहां पर हम सैगिंग स्किन जो है उसको हम फेस को लिफ्ट करके फेस को वापस वी कैन फिक्स इट बैक। Okay. वो भी है। एंड इन टूडेज टाइम देयर इज स्टेम सेल्स ऑल्सो, कि स्टेम सेल्स एक न्यू बॉर्न बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड से टिश्यू निकाल के उसको कल्चर करके उसको स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करके यू कैन एक्चुअली इंजेक्ट। तो एक ये ट्रीटमेंट भी है। बहुत उससे सारी क्या ट्रीटमेंट्स होता है? अवेलेबल है। स्टेम सेल से जब आप इंजेक्ट करते हो तो स्टेम सेल्स आपने सुना होगा कि न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो दे ऑलवेज से कि आप बच्चे का स्टेम सेल्स आप ऑलरेडी रखो अपने पास में, है ना, सेव करके स्टोर करके, बिकॉज स्टेम सेल्स में वो खूबी है कि वो स्टेम सेल्स आपकी हेल्दी सेल्स को मिलियंस एंड बिलियंस तरीके से वो रीग्रो कर सकता है। एंड जैसे जैसे आप एज कर रहे हो, सिर्फ आप ऊपर से देखने से एज नहीं कर रहे हो, आपकी सेल्स भी एज कर रही है, राइट? इसी को हम एजिंग बोल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज जिससे आपकी एजिंग की जो सेल्स है उसमें मैं अगर कुछ हेल्दी सेल्स डाल दूं और वो ऐसी सेल में डालूं जिससे आपकी सेल्स रीजनरेट हो रही है टुवर्ड्स बीइंग हेल्दी, सो धीरे धीरे आपकी इंटरनल फिटनेस एंड इंटरनल बॉडी थोड़ा एंटी एजिंग की तरफ जाएगी। दिस इज द थिंग जो आप बोल रहे हैं कि रिवर्स कैसे हो रहा है। तो स्टेम सेल्स इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स विच इज नाउ इन इंडिया, और वरना अदरवाइज इंडिया के बाहर यूएस में और द अदर कंट्रीज वेयर पीपल गो, वहां पर तो काफी टाइम से इट इज देयर। तो एक ये आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये एक एक्ट्रेस है, इसने क्या करवाया है, इसका पूरा फेस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? चेहरा ही बदल गया है इसका पूरा। He is someone else now। जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गए। करेक्ट। ऑडियंस को बताता हूँ, शी इज शमा सिकंदर। इसकी ये फोटो मैं उस पर डालूंगा, तो एक बार आप इसका बताओ, इसने क्या करवाया अपनी फेस पे? Okay, so if a patient would come to me and ask कि मुझे इस तरीके का फेस चाहिए, obviously सब पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं, बट फोरहेड, उनका फोरहेड बिल्कुल सेम है। ऑब्वियसली उन्होंने आईब्रो पे माइक्रो ब्लेडिंग, मुझे अगर ऐसा लुक देना है मैं आईब्रोज पे माइक्रो ब्लेडिंग करूंगी जिससे मेरी परमानेंट आईब्रोज होंगी, है ना। हम ट्रांसप्लांट भी करते हैं वैसे बाय द वे आईब्रोज पे, तो उसमें आपको रोज फिलिंग की जरूरत नहीं है। माइक्रो ब्लीडिंग में आपके प्रॉपर हेयर स्ट्रोक्स आते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। एंड इफ यू लुक एट हर चीक्स, द चीक्स आर सेम बिकॉज शी इन द बिगनिंग ऑल्सो शी हैड ब्यूटिफुल चीक बोन्स जो सेम है। साथ में उनकी जो चिन है वो थोड़ी इनहैंस्ड है, बिकॉज आप पहले वाली पिक्चर में देखेंगे तो शी डजंट हैव लाइक अ पॉइंटेड चिन, वो थोड़ी सी फ्लैट है। तो वो पॉइंटेड चिन हम फिलर से भी कर सकते हैं, फैट ट्रांसफर से भी कर सकते हैं, इम्प्लांट से भी कर सकते हैं। साथ में उनका जॉ लाइन भी साथ में एनहांस हुआ है एंड थोड़ा सा लिप उनके प्लम्पी दिख रहा है, स्पेसिफिकली दी अपर लिप। And apart from that, I think she has done something with her teeth also. Probably she got the new teeth, और जो आजकल invisible वो है, तो I think it's a combination. कितने पैसे खर्च दिए होंगे? So it's never ending process. So ऐसा नहीं है कि आपने one time कराया तो वो रहेगा। There are certain treatments जो you have to keep getting it done. So जैसे बोटॉक्स है वो आपको एवरी 4 to 5 months रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। फिलर्स आपको 9 to 12 months में रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। स्किन बूस्टर्स आप एवरी 6 months करवा सकते हो। इम्प्लांट इज वन थिंग जो आपने एक बार करा दिया एंड यू आर फिक्स्ड। ओके, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये सारे। जानवी कपूर भी सी, आई थिंक हाँ, उसने भी काफी रॉय, उनकी तो करेक्ट ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। उनकी Correct. पुरानी फोटोज देखो, अगर हम गूगल पे सर्च मारें 5, जी। 6 साल 7 साल पहले की, वो तो अगर
अभी आज की डेट में वैसी शक्ल की कोई लड़की निकल जाए, पहचान ही नहीं सकते कि ये तो सेम बंदी है। Yeah. And they're Right. very pretty now. हाँ obviously। हाँ वही of course. पैसा खर्चो। करोड़ों रुपए तुमने अपने पर नहीं लगाए। बट ये आई थिंक बैकफायर भी करता है। इफ यू सी प्रियंका चोपड़ा के साथ प्रॉब्लम हुई थी, कोयना मित्रा, उसकी नोज करेक्ट उसमें प्रॉब्लम हुई थी। देन वी सी अनुष्का शर्मा ऑल्सो बीच में जब उन्होंने लिप फिलर्स कराए थे या क्या कराया था, आई डोंट नो। देन काफी लोगों ने उनको ट्रोल किया था। अभी इसका बड़ा मैं न्यूज में देख रहा था, क्या नाम है यार इस एक्टर का जो स्त्री, राजकुमार राव, इसका भी कुछ चिन्ह को लेके आ रहा है कि इसने अपनी चिन्ह चेंज कराई है। आपने देखी है उसकी? जी कराई है उसने एक्चुअली में, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से? देखने से तो डेफिनेटली, and somebody was telling me that he has come on the camera and said कि हाँ उन्होंने इम्प्लांट करवाया है। एंड इफ यू लुक एट इट तो उनका उसकी ये ना वी हो गई है, पहले ऐसी थी सीधी थी, वी हो गई है। इट इज एक्चुअली पॉसिबल। इफ यू लुक एट माई चिन, मेरी चिन बहुत लंबी नहीं है, बट इफ आई एवर वॉन्ट इन लाइफ कि मेरे को चाहिए मेरा फेस थोड़ा ओवल लगे, थोड़ा सा लंबा लगे, जस्ट लाइक मुग्धा, इफ आई वॉन्ट, सो आई एक्चुअली कैन अचीव इट। तो मैं यहाँ पे फिलर कर सकती हूँ। एंड इफ आई वांट टू जस्ट ट्राई इट वंस, फिलर की खासियत ये है कि आप उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सो इफ आई डू इट नाउ एंड आई डोंट लाइक इट, आई कैन ऑलवेज डिसॉल्व इट। ओह हाँ, विच इज नॉट द केस विद बोटॉक्स। अगर आपका बोटॉक्स आपने करा लिया, डोंट लाइक इट, यू स्टिल हैव टू लिव विद इट फॉर a couple of months because yes ये जो बात हुई है, you know आलिया भट्ट अभी पीछे बहुत न्यूज में आ रहा था उनके बारे में कि उनका जो बोटॉक्स है, आई डोंट नो कहाँ उन्होंने कराया, तो उससे या तो मसल पैरालाइज हो गया या रिलैक्स हो गया, आई डोंट नो, बिकॉज व्हेन शी यूज्ड टू स्माइल, जब वो हंसती थी तो वो एक साइड जाता था लिप, दूसरा हिलता ही नहीं था। सो बीच में उनकी काफी रील्स भी आई थी। इज इट ट्रू कि ऐसा हुआ था उनके साथ? आई एम नॉट श्योर ऐसा हुआ था, बट ऐसा हो सकता है। उसका रीजन भी है। उसका रीजन ये है कि हमारी यहाँ पर मसल है मैसेटर, जो हमारी च्यूइंग में हेल्प करती है। तो अगर मैं च्यू करने के लिए मसल्स को बहुत यूज कर रही हूँ, जो लोग बहुत च्युइंगम्स खाते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा उनका आउट पाउचिंग रहती है, राइट। एंड इफ आई वांट कि मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे स्लिम डाउन चाहिए, और अदरवाइज अगर आउट पाउचिंग नहीं भी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स है, एंड आई वांट लाइक अ स्लिमर फेस नीचे की तरफ से, बिकॉज फीमेल्स में यूजुअली व्हेन यू टॉक अबाउट अ यूथफुल फेस, Right. डोंट वांट एनीथिंग सैगिंग डाउन, यू वांट कि वो ऐसा हार्ट शेप होना चाहिए, नीचे से थोड़ा स्लिम डाउन, ऊपर से थोड़ा सा हाईलाइटेड। सो अगर मुझे ये एरिया पतला करना है, मैं इस मसल को रिलैक्स करूंगी, वो पतला हो जाएगा। साथ में मेरी जो नेक की मसल्स है, जब मैं ई बोलती हूँ तो जो मसल्स मेरी एक्टिवेट हो रही है, जो दिख रही है, उन सबको मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी इधर, और मेरे को एक ब्यूटीफुल जॉ लाइन मिल जाएगी विदाउट फिलर्स। ये केस है अगर इफ आई हैव बोन्स, मेरी जो पीछे की है वो ऑलरेडी अगर उस तरीके की है, स्ट्रांग है, तो मैं कर सकती हूँ वो काम। अगर यहाँ पे मेरे बोन का एंगल ही नहीं है, इन दैट केस मुझे फिलर की जरूरत पड़ेगी। सो ये हो सकता है बिकॉज यहाँ से हमारी एक स्माइल की मसल जो जाती है, हो सकता है कि थोड़ा सा बोटॉक्स जो है वो उधर ट्रांसफर हो गया हो, एंड ये वाली जो मसल है वो रिलैक्स हो गई हो, ये हो सकता है। तो एक बात बताओ, ऐसे तो आई मीन वो तो सेलिब्रिटी है, तो वो अच्छे डॉक्टर के पास ही गई होंगी ये सब कराने के लिए, तो उन केसेस में भी मामला गड़बड़ हो सकता है? एवरीबडीज फेस इज डिफरेंट। सो अगर मैं अपने लैंडमार्क्स के हिसाब से जाऊं, मैं अपने लैंडमार्क्स के हिसाब से पेशेंट को क्लेंच करा के, स्माइल करा के, अलग अलग एंगल से मैं देख लूंगी कहाँ पर मुझे करना है, बट समटाइम्स द मसल्स आर ओवरलैपिंग, and or everybody's face and the structure and anatomy is different. कोई दो इंडिविजुअल्स नहीं है जिनका एग्जैक्ट सेम होगा। तो अगर मेरे को पता है कि यहाँ पर ये वाली मसल हो ही नहीं सकती, बट फिर भी अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि हाँ, सो बिकॉज ये हम सारे ब्लाइंड प्रोसीजर्स करते हैं, मतलब आई रियली कांट सी कि मैं कौन सी मसल में डाल रही हूँ, वो मैं आपके एक्शंस करवा के, इफ आई वांट टू इंजेक्ट ऑन योर फ्रंटालिस मसल, तो मैं आपके एक्सप्रेशंस करा के मैं चेक कर सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ पे। सो आई एम श्योर जो एक्सपर्ट डॉक्टर के पास वो गए होंगे उनको पता होगा कि कहाँ करना है, बट समटाइम्स थिंग्स मे हैपन। ये भी हो सकता है अगर मैंने इस मसल में डाला है, मसाज नहीं करना है, मे बी आई मसाज्ड, maybe I slept on one side, or maybe a little more, or maybe here and there, होने को तो कुछ भी हो सकता है। Correct. बट स्माइल मसल अगर आपके थोड़ी सी भी हिट हो गई है, स्माइल मसल में अगर हल्का सा भी बोटॉक्स चला गया है, वो रिलैक्स हो गई है, मे बी दैट वाज द रीजन ऑफ द एक साइड मूव कर रही है, Yes. दूसरी नहीं कर रही है। यस। अभी एक्टर्स की बात हो रही है, एक लास्ट इसका भी जवाब देना आपने। अभी नहीं, बहुत साल पहले एक बहुत फेमस सिंगर थे माइकल जैक्सन,
वो ब्लैक पैदा हुआ था, उसने अपनी पूरी स्किन वाइट करा ली। वो क्या किया था उसने? आई थिंक उन्होंने स्किन ग्राफ्टिंग करवाई थी, एंड साथ में क्योंकि उस समय पे स्टेम सेल्स का इतना ज्यादा वो नहीं था, It's almost so 20 years that back. exactly, so the only thing that he could have done is to get the grafting. वो कैसे होता? बट वो भी इतने बड़े एरिया पे इट फील्स लाइक इम्पॉसिबल, हाँ जी, क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी बॉडी पे ही कराई थी। आई एम श्योर ही वुड हैव गॉट इट इन पैचेस विद एरियाज, बट एक्चुअली क्या करते हैं कि मेरे को अगर अपनी बॉडी का एक पार्ट लेकर दूसरे पार्ट में ग्राफ्ट करना है, तो अगर मैंने थाई का पैच लिया, जैसे मेरे को यहाँ पे अगर किसी भी एरिया में, सो ये वाली स्किन मैंने अपनी निकाली और वो दूसरी एरिया से मैंने अपनी स्किन ली और उसमें मैंने अपनी स्किन को वहां पे लगा दिया। स्किन हमारी बड़ी फॉरगिविंग होती है विदाउट इन्फेक्शन ऑफ कोर्स, तो वो उसमें मर्ज हो जाएगी और वो करते हैं। पर वो तो बट अपने से अपना ही आप कर सकते हो। ब्लैक से व्हाइट कैसे हो गई वो? हो सकता है उन्होंने किसी और का ऐसे किया हो, या फिर उस समय पे स्टेम सेल्स हुआ हो और किसी को पता नहीं हो, बिकॉज मे बी दैट्स द रीजन। आप किसी और पेशेंट का वो तो नहीं, बट फिशेस के साथ में है बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है जिसमें हम फिश स्केल जो है वो यूज करके ह्यूमन बॉडी पे करते हैं। हाँ, अच्छा, तो हो सकता है कि क्योंकि बहुत स्पेकुलेशन ये भी चलती है कि जैसे काजोल ने अपना कॉम्प्लेक्शन लाइटर कराया है, उसकी डॉटर जो है पहले अलग दिखती थी, अब बिल्कुल ही एकदम लाइटर स्किन टोन हो गई है। सो दीज ट्रीटमेंट्स आई थिंक लोग बाहर जाते हैं, वो लोग सेलिब्रिटीज करा कर आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या कराया क्या नहीं कराया। सो कमिंग बैक टू बोटॉक्स एंड फिलर्स, मेरे को आपसे ये पूछना है कि आजकल इफ आई सी बहुत यंग गर्ल्स जो हैं, जो टीन्स में हैं, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग इट बिकॉज उनको लगता है कि वो ऐसे अगर ये कराएंगी तो ज्यादा सुंदर लगेंगी, राइट? प्लस मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इट्स अ विशियस साइकिल। अगर आप इस चीज में घुस गए तो यू आर देन सीइंग योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे, राइट? अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आप चाहोगे कि और कराओ और अच्छा दिखो, तो डोंट यू थिंक इट इज अडिक्टिव? आई नो इट इज अडिक्टिव, and can this hamper your psychological well-being also? I feel if you're surrounded by people who admire you the way you are, and also if you're surrounded by people who are there to give you genuine advice, you would maybe not want to go back to these treatments. But अगर किसी treatment से I can enhance my looks and I know that I can look better, why will I look not better? मतलब obviously वो तो मुझे कराना है, but it is more important कि आपका डॉक्टर और साथ में आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको इतना पुशी नहीं होना चाहिए कि you get more, because it always starts with one treatment and then it leads to another and then it leads to another and then eventually all of it. तो Right. ये है। और teens जो है, मतलब of course teen girls मेरे पास आती है, teenagers, and they mostly they ask for lip fillers. Okay. But ये है कि they also don't come with their parents. तो they come alone by themselves कि हमें ये करवाना है and we want to. And mostly reason उनका ये होता है कि they just want it, क्योंकि आजकल Instagram पे filters भी हैं. Correct. So when they apply that filter, तो lip उनके enhance होते हैं, they like the look. And then they want कि अगर वैसा ही हमें real life में मिले तो then how about that? But then if it is about peer pressure, और ये है, I usually don't push the patients and I don't tell the patients कि आपको कराना ही चाहिए because आप ऐसा लगोगे, ये लगोगे. You really have to see कि how the patient is willing to do, and then it goes with a lot of counseling. और मैं first go में teenager मेरे सामने बैठा है, same day पे वो treatment नहीं हो सकता unless and until I know कि वो patient mind makeup कर आए, अपने family members को लेके आए और well informed है. तो अदरवाइज यूजुअली नहीं. आई टेल द पेशेंट्स कि थोड़ा काउंसल में करती हूँ, यू रियली डोंट हैव टू, यू गो बैक एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दे अंडरस्टैंड. एंड इसको करो आराम से, सोच समझ के, पहले प्लम्पर लगाओ और आप देखो कि कितना आपको लग रहा है, कैसा लग रहा है. यू ट्राई एंड लिव विद इट, एंड ऑल्सो यू कैन ऑलवेज रिवर्स इट इफ यू डोंट लाइक इट. यू कैन, अगर जैसे यू वर टॉकिंग अबाउट अनुष्का शर्मा, सो आपने वो फिलर्स वाले जो उनके लिप्स देखे, then you never saw it again. पीके मूवी में, हाँ सही कह रहे हो आप. Then you never saw it again. वो रिवर्स थे वो. Because you can reverse it. नहीं, मुझे पता है क्या लगता था, मुझे लगता था वो करा के शूट पे आना आ गई अचानक से और शूट डिले नहीं हो सकता था, तो वो स्वेलिंग रह गई. नहीं मुझे ऐसा लगा एज ए व्यूअर. went wrong. I mean, she thought कि अच्छा लगेगा उनके चेहरे पे, but unless and until you don't try, you don't know. Right. So then maybe she knew कि वो नहीं अच्छा लगेगा, and so you can reverse it. तो वो फिल्म
डिले नहीं कर पाए, वो उसको पूरी फिल्म उसी में करनी पड़ी। नो मे बी शी वांटेड अ डिफरेंट लुक, ये भी हो सकता है, हाँ। ये भी हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज डिसॉल्व तो आपका तुरंत हो सकता है। यू गॉट इट नाउ, यू डोंट लाइक इट, आई कैन डिसॉल्व इट नाउ। ओके, So I will not tell you. Usually I tell my patients कि आप जाओ और आप 3 to 4 days के बाद देखो, once the swelling is there, it settles down. Because एकदम से ऐसा फेस देखना, you sometimes don't appreciate yourself. राइट। But sometimes ऐसा होता है कि 90% cases में then patient starts, loving it. But अगर नहीं है तो we can always dissolve. Do you think ये social pressure भी हो गया है, and for the teens if we are talking about them, तो वो ये जो actresses हैं, they look up to them, वो उनके जैसा दिखना चाहती हैं, and these actresses they get so many treatments done, तो इसीलिए शायद उनको ये है कि हमको भी इसी तरह दिखना है. So do you think this is a kind of a pressure on the teenagers जो हमारी young girls हैं उनके लिए? मुझे लगता है ये रीजन है, बिकॉज अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट कराना है और मेरे आसपास के लोग मुझे पुश कर रहे हैं, यू शुड गेट इट डन, यू शुड गेट इट डन, मतलब इतना पेरेंट्स को ना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, कि आपके बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर इतना वो नहीं फील करना चाहिए दैट इट इज रिक्वायर्ड. मतलब व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, मतलब फिर इंटरनल ब्यूटी मेक्स नो सेंस. राइट. अगर कोई बहुत ही मेजर आपके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है जिसको फिक्स करना चाहिए, आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है विच हैज अ वेरी बिग स्कार ऑन द लिप, जिसकी वजह से आपका एक तरफ ड्रूप्ड है, और ये उस कंडीशन में इट मेक्स मोर सेंस. कोई एक्सीडेंट हो गया, एग्जैक्टली, तो वो आप उसको आप बेटर कर रहे हो, बिकॉज आप उसके मेंटल हेल्थ को भी आप बेटर कर रहे हो, कि आप समझ रहे हो कि वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम. बट हाँ, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इसमें बच्चे मोस्टली ज्यादा करवाते हैं ट्रीटमेंट. डेफिनेटली. अभी सोशल प्रेशर की बात, डॉक्टर एक बात बताओ, आप सिंस आप आए हुए हो, वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं है कभी भी जाने का या करवाने का, पर अब आप आए हुए हो, जैसे मेरा फेस है, स्ट्रक्चर यू मस्ट हैव सीन की ब्रॉड ही है. करेक्ट. तो ये जो फैट होता है, ये फैट आपको भी दिख ही रहा होगा कि ये किस चीज का फैट है, बहुत लोगों को होता है. ये फैट रिमूव भी हो जाता है? जैसे मेरे डू यू यूजुअली च्यू समथिंग, मोस्टली च्युइंग गम या ऐसा कुछ, कोई इफ यू हैव हैड हैबिट ऑफ? करता रहता हूँ तो. हाँ, तो जब आप बहुत ज्यादा इन मसल्स को आप यूज कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली उस केस में हमें लगता था कि ज्यादा च्युइंग गम करोगे, चबाते रहोगे, तो आपकी ये थोड़ा पतला हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. जी. और ये भी हो सकता है दैट यू स्लीप ऑन वन साइड, प्रोबेबली यू स्लीप ऑन दिस साइड, मे बी. हाँ, तो सिमेट्रिकल भी नहीं है ना. हाँ. तो अब ये है कि जो फैट सेल्स आप रिमूव करने की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हो सकता है. और जितना फैट आपको नीचे वाले फेस पे है, अब आई हैव एज अ डॉक्टर आई हैव टू डिसाइड कि अगर आपकी यहाँ की मैसेटर्स जो हैं, मेरे को बस आपका लोअर फेस को इनहेंस करना है, या फिर मुझे प्लस की जगह कुछ माइनस करना है. इन योर केस यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे फैट सेल्स है, सो इन दैट केस आई वुड वांट टू ऑप्ट फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन. हाँ, तो उसमें हम फैट सेल्स रिमूव कर सकते हैं, वहां से हम फैट पैड्स निकाल सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम फेस थोड़ा सा जो लूज होगा, फिर हम उसको इधर थ्रेड से, मोनो थ्रेड्स और या फिर कोई ट्रीटमेंट MNRF टाइप की कोई, जिससे आपका फेस में कोलेजन बूस्ट हो और बिल्ड हो, नहीं तो सर्जिकली वी कैन मेक योर फेस टाइटर. और कितने दिन के लिए मुंह छुपाना पड़ेगा मुझे? ऑन एन एवरेज जितनी भी अगर आप फेस पे, क्योंकि फेस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्वेलिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद, 3 to 4 weeks. ओवर अ मंथ? हाँ, बाकी अदरवाइज क्योंकि स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग सेटल डाउन होगी, किसी भी चीज की हीलिंग के लिए आपको 3 to 4 weeks चाहिए. और एंटीबायोटिक्स भी दोगे आप? सर्जरी अगर इतनी मेजर है, डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स तो आपको चाहिए होगी. लाइक आई डोंट डू सर्जरीज, मेरा सारा काम नॉन सर्जिकल है. हाँ, बट पेशेंट्स तो आपको पता ही आते ही होंगे ये सब. सो बिकॉज आई एम इन द सेम फील्ड, सो आई हैव द नॉलेज कि मैं अपने नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से या फिर अपने इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से कितनी इंटरवेंशन क्या करके कितना इनहांस कर सकती हूँ. बट आपकी जितनी सैगिंग है, जितना फैट पैड है, आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. अच्छा डॉक्टर सोनाली, आई वांट टू आस्क यू, आजकल बहुत नए नए ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में. IV ड्रिप्स वगैरह तो सुनते ही रहते हैं, ग्लूटाथियोन है, कोलाजन है, जिससे आपकी स्किन अच्छी दिखती है. बट देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो जिनका बहुत मिक्स्ड रिव्यू है, एंड वो है BB ग्लो हो गया, कोरियन ट्रीटमेंट हो गया, जिसमें आपकी पूरी ग्लास लाइक स्किन हो जाती है, एकदम चमक जाती है. वो क्या चीज है, एंड इज इट एडवाइजेबल टू गेट दैट डन, बिकॉज उसके बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज हैं. करेक्ट. लेट्स स्टार्ट विद BB ग्लो. सो BB ग्लो बेसिकली होता क्या है? BB इज लाइक जैसे हमारे कॉस्मेटिक्स में BB क्रीम, CC क्रीम होती है,
and BB is basically your foundation like tint. Right. एंड उसमें ये करते हैं माइक्रो नीडलिंग, जो एक डिवाइस है, टेक्निक है। माइक्रो नीडलिंग से आपकी स्किन में हम ना चैनल्स क्रिएट करते हैं, और चैनल्स क्रिएट करके जब उसमें हम PRP भी स्प्रेड कर सकते हैं, उसमें हम विटामिन C हो गया, हाइल्युरोनिक एसिड हो गया, ये सब कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर डूइंग पिगमेंट देयर, आपके स्किन से मैचिंग फाउंडेशन के जैसा पिगमेंट जो है हमने वो स्प्रेड करते हैं, और वो आपकी स्किन में इम्प्लांट कर रहे हैं, उसको इंजेक्ट हो जाता है हमारी उसको skin हम BB ग्लो बोलते हैं। नहीं, जैसे हम टैटूइंग करते हैं, अच्छा, टैटूइंग जो है वो क्या है, वो हम पिगमेंट ही डाल रहे हैं ना स्किन के अंदर। राइट राइट। एग्जैक्टली सिमिलर वे बट लिटिल सुपरफिशियल हम कर रहे हैं BB ग्लो, मतलब लाइक अ फाउंडेशन ऑन टू योर स्किन। ओके, ऐसे नेचुरल ब्लश भी होता है। सो दिस इज BB ग्लो, एंड बिकॉज इट्स अ पिगमेंट एंड पिगमेंट इज अगेन केमिकल, तो आप उससे बेटर है कि कुछ केमिकल को स्किन के अंदर डालने से, बिकॉज ये परमानेंट नहीं होता है। तो आप इसकी जगह पर आप PRP करवा सकते हो विद द सेम वे, GFC ऐड करवा सकते हो, विच इज द वेम्पायर फेशियल। तो दैट्स अ बेटर वे, दैट्स अ बेटर वैम्पायर फेशियल, सीरियसली? या वो इट्स अ नेम। सो आप वो करवा सकते हो, इट्स अ हेल्दियर वे, क्योंकि वो उसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, आपके प्लेटलेट्स हैं, स्किन हेल्दी भी होगी। करेक्ट। एंड ये जो ट्रीटमेंट्स है, ये थोड़ा सा चीजों को, आपके कंसर्न्स को कवर अप करने वाली चीज ट्रीटमेंट है, कि आपने उसको फाउंडेशन से हाइड कर दिया, बट आई फील कि उसको ट्रीट करना ज्यादा बेटर है। नाउ कमिंग टू द कोरियन ट्रीटमेंट दैट यू सेड, उसके मिक्स्ड रिव्यूज इसलिए हैं बिकॉज इनिशियल इन द बिगिनिंग जब आप उसको करवाते हो, डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत हेल्दी होती है, बहुत ग्लो करती है, यू लव इट। बट लेटर ऑन, बिकॉज उसके बाद का फेज कोई नहीं दिखाता, कि जो लोग कर रहे हैं, मतलब यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सच पीपल ऑन इंस्टाग्राम कि देयर लाइन्स ऑफ पेशेंट सिटिंग, और पेशेंट बेचारे अपना फेस भी छुपा रहे होते हैं, दे डोंट वांट टू बी शोन, बट वो दिखा रहे हैं पेशेंट्स को कि हम ये करा रहे हैं, ये करा रहे हैं। बट उसके बाद क्या हुआ, मतलब उन पेशेंट्स का, बिकॉज वो जिस ट्रीटमेंट्स को करवा रहे हैं, लॉट ऑफ पेशेंट्स केम टू मी कि हमने ये ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद हमारा फेस खराब हो गया, ब्लैक कलर के पैचेस आ गए, स्किन बहुत सेंसिटिव हो गई है, पतली हो गई है। सो आई फील इन ट्रीटमेंट्स में ना स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी चीज वो माइक्रो नीडलिंग के थ्रू आपके फेस में डाल रहे हैं, उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड जिस तरीके से फेस पे आप यूज कर रहे हो, वो स्किन को आपके पतला कर रहा है, आपकी स्किन को सेंसिटिव कर रहा है। स्टेरॉइड यूज करते हो तो फेस बिल्कुल मस्त ग्लो करता है, लेकिन उसके बाद में जब उसका एक्चुअली में साइड इफेक्ट हिट करना शुरू करता है, देन यू नो दैट इट वाज नॉट अ हेल्दियर वे ऑफ डूइंग इट। प्रोबेबली दैट्स द रीजन आपको नेगेटिव और मिक्स्ड रिव्यूज हैं। पॉजिटिव रिव्यूज आपके होंगे राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट, नेगेटिव होंगे जिन लोगों ने एफर्ट लेकर उन ट्रीटमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया होगा, क्योंकि मिक्स्ड रिव्यूज इसीलिए हैं। बट अदरवाइज इफ यू आस्क मी, कोरियन स्किन केयर रूटीन और ये जो ट्रीटमेंट है, कोरियन रूटीन और ट्रीटमेंट्स, आई डू नॉट रिकमेंड। आई फील ये नहीं करवाना चाहिए। देयर आर हेल्दियर ऑप्शंस फॉर यू टू गेन दैट काइंड ऑफ स्किन। आप बेटर और हेल्दी ट्रीटमेंट्स करवा के वो स्किन केयर आप गेन कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म तक आपकी हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। सो एज पर यू, जैसे IV ड्रिप्स हो गए, ग्लूटाथियोन हो गया, दीज आर हेल्दियर ऑप्शंस। ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी में है ऑलरेडी, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, है ना। और ग्लूटाथियोन इज द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। वो उसका काम है आपके लिवर को डिटॉक्स करना, तो वो आपके लिवर को डिटॉक्स कर रहा है। आपका लिवर जो है वो आपकी बॉडी के छन्नी का काम करता है, तो जब जो भी चीज खा रहे हैं वो आपके बॉडी में हर एक सेल के पास जाने के पहले आपका लिवर उसको टेस्ट कर रहा है, रेडी टू गो और नॉट रेडी टू गो। तो जो हमारी छन्नी होती है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स को फिल्टर कर रही है, तो वो क्या करता है, वो आपके बस लिवर को क्लीन करता जा रहा है, लिवर को डिटॉक्स कर रहा है, आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर रहा है। मतलब जब हमारे घर में रोज कूड़ा आता है, हम कूड़े को उठा के बाहर रख देते हैं, तो वो कूड़ा वाला नहीं आएगा तो क्या होगा, तो वो ग्लूटाथियोन आपका कूड़े वाला है, वो आपके सारे टॉक्सिन्स को हटा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम बताया? ग्लूटाथॉन? ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन, यस। सो ये उसमें भी आता है? ये आपका IV के फॉर्म में आप ले सकते हो, आप ओरल फॉर्म में ले सकते हो, स्प्रे की फॉर्म में आता है, ओके, एंड पैचेस की फॉर्म में भी आता है। अच्छा। सो यू कैन जो आजकल बॉडी स्प्रे की फॉर्म में भी ग्लूटाथियोन आना शुरू हो गया है। ऑल्दो ग्लूटाथियोन के सोप, ग्लूटाथियोन की क्रीम्स, ये सब है, बट वो जिस फॉर्म में होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता ग्लूटाथियोन। बट अभी जो रिसेंट इंडिया में नहीं आया, वो आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी वेयर दे कैन पुट ग्लूटाथियोन इन सच अ फॉर्म वेयर इफ यू स्प्रे इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो अभी उस पे काम चल रहा है। और जो कोलाजन है वो किस फॉर्म में लेना चाहिए फिर?
कोलैजन डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत टाइप ऑफ कोलैजन है, मोस्टली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. अब डिपेंड करता है, अगर आपको स्किन के बारे में बात करनी है कि हमको स्किन हेल्दी करने के लिए कोलैजन चाहिए, यू नीड टाइप 1, टाइप 3. एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें हमारे टेंडन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज उनके लिए चाहिए, सो यू वुड वांट, उस केस में आपको टेंडन्स के लिए टाइप 1 चाहिए, कार्टिलेज के लिए टाइप 2 और टाइप 3 चाहिए. ओके. सो टोटली डिपेंडिंग. अगर आपको स्किन को एक पर्टिकुलर एरिया से हेल्दी करना है तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट्स बेटर रहेगी. बट अगर आपको ओरल कोलैजन लेना है तो मरीन कोलैजन एंड बोवाइन कोलैजन इज गुड, पर वो इंडिया में अभी इतना अवेलेबल नहीं है. आप दोनों फॉर्म्स में ले सकते हो. बट जितनी भी रिसर्चेज एंड स्टडीज हुई है उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वो नहीं है कि डिफरेंस नहीं है. लाइंस एंड रिंकल्स में अगर है तो 35% ऑफ रिजल्ट लाइंस एंड रिंकल्स में है. आई थिंक आई केम अक्रॉस 2 सच पेपर्स जिसमें बोवाइन को आपको 2.5 ग्राम्स दिया था पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट्स को, एंड देन आफ्टर 8 वीक्स देखा तो 24% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैड अ डिफरेंस विद रिड्यूस्ड लाइंस एंड रिंकल्स. एंड जो मरीन था इट वाज गिवन 10 ग्राम्स और उनको 12 वीक्स के बाद देखा था तो उसमें थोड़ा ज्यादा, आई थिंक 35%. और बट प्लेसिबो में भी समवॉट सिमिलर. प्लेसिबो में भी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स में रिजल्ट वाज देयर. दैट मीन्स नॉट नेसेसरीली वो खाली मरीन कोलैजन की वजह से हो रहा है. इट इज ऑल्सो दी अदर इंग्रेडिएंट्स दैट दे ऐड, क्योंकि मरीन कोलैजन में स्मेल थोड़ी सी फिश लाइक होगी तो वो थोड़ा बेटर करने के लिए उसमें बेरीज का एक्सट्रैक्ट डाल दिया, कोई फ्लेवर डाल दिया, बिकॉज थोड़ा सा वो एडिबल भी होना चाहिए. करेक्ट. तो उसमें बाकी के मल्टीविटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं, तो इट कुड बी इफेक्ट ऑफ दैट ऑल्सो. बट इतनी कंक्लूसिव और इतनी हार्डकोर एविडेंस नहीं है कि यस इट वर्क्स. जैसे हमारे पास कोलैजन रिमॉडलिंग के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उनके हैं कि हाँ डेफिनेटली इसका रिजल्ट है. ओके. एंड बट इसका इतना ज्यादा नहीं है. बट इफ यू वांट यू कैन टेक मरीन कोलैजन. एंड ऑल्सो बिकॉज वो थोड़ा लो मॉलिक्यूलर वेट में होता है तो वो बेटर एब्जॉर्ब होता है. ओके. एंड ये एक्सफोलिएशन क्रीम्स आजकल बहुत डिमांड में है. हाउ ऑफ्टन वन शुड एक्सफोलिएट द स्किन, और ये व्हाट इज इट AHA BHA दैट आई कीप ऑन हियरिंग दीस डेज? सो एक्सफोलिएशन का मतलब है इन लेमैन्स लैंग्वेज स्क्रबिंग. सो आप 2 तरीके से कर सकते हो. एक तो फिजिकली कर सकते हो, केमिकल के थ्रू कर सकते हो. फिजिकली मैं स्क्रब कर रही हूँ, या फिर मैं जैसे व्हेन वी वर इन स्कूल तो एक उपटन टाइप का या उसमें दाल और वो सब करके जो मम्मियाँ सबको करती थी छुट्टियों के टाइम पे. एग्जैक्टली. तो वो हो गया हमारा फिजिकल फॉर्म. लूफा जो होता है हमारा दैट्स अगेन फिजिकल फॉर्म. एंड केमिकल फॉर्म में हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है. अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो आप सुनते हो, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, ये सारे एसिड्स. बीटा हाइड्रोक्सी एसिड इज सैलिसिलिक. दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अल्फा आपके ऊपर की लेयर को शेड ऑफ कर रहा है और जो आपका बीटा सैलिसिलिक एसिड लेयर को भी शेड ऑफ कर रहा है, आपके पोर्स को भी क्लीन कर रहा है. अच्छा. सो दोनों. अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएशन करते हो वंस इन 10 days इज इनफ, और आपको उसको वो रगड़ रगड़ के मसाज नहीं करनी है. जिस प्रेशर से आप मॉइस्चराइजर लगाते हो उतने प्रेशर से एक्सफोलिएशन काफी है. मतलब आपको पूरी स्किन को हटाना नहीं है, मतलब सिर्फ डेड स्किन सेल्स को हटाना है. लोग रगड़ रगड़ के अपना स्किन छील देते हैं, व्हिच इज वेरी बैड. आई नो. एंड अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जा रहे हो, डिपेंडिंग कि आप कितना परसेंटेज यूज कर रहे हो. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आप सैलिसिलिक कर रहे हो, स्टार्ट विद 1%. आप हफ्ते में खाली एक बार करो. वॉच योर स्किन. अगर आपको लग रहा है हाँ ठीक है, आप ट्वाइस कर सकते हो. रेडनेस हो रही है, एक्ने बढ़ रहा है, सेंसिटिव स्किन हो रही है, गो बैक टू वंस अ वीक. अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई टाइप है, आप ग्लाइकोलिक एसिड कर सकते हो. अगेन 1% से कर सकते हो आप शुरू. जो लॉरियल का ग्लाइकोब्राइट सीरम आता है, इट इज 1% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड. इट्स वेरी गुड. आप उसको वंस अ वीक से शुरू करो, ट्वाइस अ वीक, ऑल्टरनेट नाइट्स, एंड देन यू वॉच योर स्किन. अगर आप, क्योंकि सबकी स्किन अलग है, मेरी स्किन पे एवरी नाइट यूज करने से एक्ने हो सकता है, बट किसी और की स्किन पे एवरी नाइट यूज करने से कुछ नहीं होगा. So this is for the dry skin that you're talking about. Now I have a combination skin. You can use it. Yeah. It has hyaluronic acid, तो उससे ड्राइनेस भी नहीं होगी. Okay. It's very good. मैं You can use it. You also have a combination. skin. But in fact, जब भी कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड आप कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को ये चीज बताओ कि मैं अपनी स्किन के ऊपर की लेयर हटा रहा हूँ. तो आपको रिपेयर करना जरूरी है, प्रोटेक्ट करना जरूरी है. सो यू हैव टू मॉइस्चराइज एंड यू हैव टू अप्लाई सनब्लॉक.
तो ये तो जरूरी है। और जो भी एक्सफोलिएटिंग वाली चीज है, स्टार्ट विद लेस क्वांटिटी एंड वंस अ वीक, फिर आप उसको धीरे धीरे करके आप इंक्रीज कर सकते हो जैसे आपकी स्किन टॉलरेट कर रही है। ओके, सो ये लॉरियल की कौन सी बताई थी आपने? ग्लाइकोब्राइट, वो पिंक कलर की है। Okay. इट्स वेरी गुड। ओके, यस, एक्सपेंसिव होगी। लेट्स ट्राई दिस No. देन। इट्स नॉट एक्चुअली एक्सपेंसिव। अच्छा, हाँ, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। डॉक्टर ये तो बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं। एक चीज आपसे पूछ रही है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वी नो कि इट्स बैड, यस, पर ये स्किन पे एक्चुअली में असर डालती हैं, कलर पे, Definitely. टोन पे? इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, एवरीबडी स्मोकिंग, बिकॉज एक्टिव और पैसिव आप कर ही रहे हो जिस हिसाब से पोल्यूशन है। बट अगर आप एक्चुअली में ड्रिंकिंग साथ में कर रहे हो। यूजुअली डेली बेसिस पे कर रहे हो या फिर आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, तो एक तो ड्रिंकिंग डिपेंड्स कि आप क्या ड्रिंक कर रहे हो, उसमें आप मिक्सर्स क्या मिक्स कर रहे हो, बिकॉज मिक्सर्स में आपका कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, Sugary, इतना अगेन बहुत ज्यादा। कंज्यूमिंग शुगर। सोडा। एग्जैक्टली तो इन सब चीजों के अलावा आप जो भी जितना अल्कोहल आप पी रहे हो, आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज डिहाइड्रेट होगा। फिर आप जितना आप ज्यादा ड्रिंक करते हो, देन यू डोंट फील हंग्री ऑल्सो, तो आप न्यूट्रिशन भी नहीं कर रहे हो। ऊपर से आपके इंटेस्टाइन्स में से एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो ये सारी चीजें जो आपको हो रही है स्मोकिंग से सिमिलर, जैसे ही आप पोल्यूशन, यू आर अकस्टम टू पोल्यूशन, एंड आपकी जो स्किन है वो पतली होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। देन यू स्मोकिंग में यू एज फास्टर, तो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स आपकी थोड़ी जल्दी आती है। रंग पे भी फर्क पड़ने लग जाता, काला होने लग जाता आदमी। हाँ, आपका क्योंकि सर्कुलेशन आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना अपने स्किन की, तो उसकी वजह से आपकी स्किन डार्क लगनी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली दोनों हेल्दी हैबिट्स नहीं है। लाइफस्टाइल पे काफी डिपेंड करता है, जो हम डाइट भी लेते हैं सही बात। उस पे भी काफी डिपेंड करता तो है। छोड़ दो भाइयों सिगरेट और शराब। स्किन अच्छी सबसे पहले तो मैं भी अप्लाई करूंगा अपने ऊपर भी। या हाँ। सो आई वांट टू आस्क यू, हमने तो ये सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह की बात करी है, बाहर मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बात करी है, बट देयर आर सर्टेन पीपल, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घर के जो हमारे दादी माँ के नुस्खे होते हैं वो अप्लाई करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। मुझसे भी पूछो तो आई स्टिल फील कि मैं घर में ही कुछ ऐसी चीजें कर लूं जिससे मेरी स्किन अच्छी दिखे। सो आप ये बताइए कि आधे इक्वली गुड, जिनको बाहर ट्रीटमेंट नहीं लेना, वो घर में भी ऐसी चीजें करके अपनी स्किन अच्छी ग्लोई स्किन बना सकते हैं? सो आई एम वन डॉक्टर हु इज नॉट अगेंस्ट किचन फॉर्मूलाज। मतलब आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज कोई चीज जिस चीज से मुझे खुद को रिएक्शन हुआ हो या मैंने पेशेंट्स में देखा हो, तो डेफिनेटली मैं बोलती हूँ ये मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो चुका है। बट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई हैव सीन माई मदर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मी कि आपको एक्ने हुआ है तो आप ये लगा लो, वो लगा लो। बट वी नो कि ओवरबोर्ड जाना बहुत गलत है। दिक्कत ये नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि जब आपको नहीं पता आप कौन सी चीज क्यों यूज कर रहे हैं और उसके साथ आप स्किन को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल एक्ने, तो एक्ने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी यूज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप एक्ने को ठीक करने के लिए, उसको जलाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर यूज कर रहे हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आप कोलगेट लगा रहे हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आप उस स्किन को जला रहे हैं बेसिकली। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या यूज करना है। अगर आपकी स्किन में एक्ने है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप एक्ने के लिए एक्सटर्नली जितना आप कम करेंगे उतना बेटर, आप इंटरनली वर्क कीजिए, क्योंकि एक्ने जो है वो अब खाली स्किन की प्रॉब्लम नहीं रह गई है, वो आपका डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है। वो ब्लड में भी हो जाता है, ब्लड से भी होता है। ब्लड से, अगर ब्लड में आपके इन्फेक्शन होगा तो खाली एक्ने नहीं होगा, आपको फीवर भी आएगा अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो। पिंपल्स भी बहुत हो जाएंगे। तो मतलब हाँ, एक्ने के बहुत रीजंस हैं। सो इफ यू आस्क मी कि टॉप 5 क्या है, आपको डैंड्रफ की वजह से एक्ने हो सकता है, आपको अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं आप उसकी वजह से हो सकता है, अगर आपके डाइट में खूब सारा शुगर है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, मैदा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हार्मोन्स अगर आपके डिस्टर्ब्ड हैं, आपको तब एक्ने हो सकता है। आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा नहीं है, या तो आप अपने टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर आप अपने टाइप के कर रहे हैं बट ओवर यूज कर रहे हैं। मतलब आपके फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है, फिर आपके सीरम में भी सैलिसिलिक एसिड है, फिर आपके मॉइस्चराइजर में ग्लाइकोलिक एसिड है, इतनी सारी चीजें आप यूज कर रहे हैं। फिर रात को जो आप क्रीम लगा रहे हो, आप अडैप्लिन भी जेल भी लगा रहे हो, तो ऐसी चीजें आप कर रहे हो। तो ये बहुत वो है कि अगर आप खुद से नहीं ट्रीट कर सकते और आप एक्सपेरिमेंट मत करो। मतलब अगर आपको पता है, हाँ, अगर कोई एक्टिव चीज है
फिर तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। बट अगर आप सिर्फ मेंटेन करना चाह रहे हैं, हाइड्रेशन चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। टमाटर है, टमाटर में लाइकोपीन होता है, आप वो यूज कर सकते हो। दूध एंड दही है जो आप लगा सकते हो, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। आप पटेटो है, उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है, आप उसका पील रब कर सकते हो। क्यूकम्बर है, एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रेट करेगा, आप वो यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो, बट ओवरबोर्ड नहीं। 10 डेज में एक बारी काफी है। और जिस दिन आप ये यूज करो, कोई एक्टिव्स मत यूज करो उसके साथ में। एक्टिव्स बोले तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, क्रीम्स, रेटिनॉल, जिसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ओके, यू मीन केमिकल्स? केमिकल्स है, करेक्ट। इन कोरोना बहुत फेमस हुआ था एक चीज, कॉफी। कॉफी के अंदर हल्दी, करेक्ट। हल्दी के ऊपर शहद और बीच में थोड़ी सी दही मिला के लोग लगाने लग गए थे। ये सही है कॉम्बिनेशन? कॉफी को अगर आप लगाएंगे तो स्किन को हल्का सा डार्क करेगा आपके, बिकॉज कॉफी कलर छोड़ती है, राइट? तो अगर आप देखो, कॉफी से लोग पेंटिंग करते हैं, मतलब कॉफी पेंटिंग उन्हें एक्सफोलिएट करने कलर में यूज करते हैं। पर हाँ, आप एक्सफोलिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। जो भी चीज आपकी थोड़ी सी सॉफ्ट है और ग्रैन्यूल्स हैं उसमें, आप उसको कर सकते हो। इनफैक्ट आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट को भी यूज कर सकते हो फॉर स्क्रबिंग। फॉर स्क्रबिंग। बट ये पर उसके बाद में स्मूथ हो जाएगी आपकी स्किन बहुत ज्यादा। एंड ऑल्सो बिकॉज स्पिरिचुअली की जो टेबल सॉल्ट होता है नेगेटिविटी को ये करता है, तो करो। बट उसके बाद मॉइस्चराइजर तो डेफिनेटली यूज करो एंड प्रोटेक्ट योर स्किन विद सनब्लॉक, क्योंकि आप लेयर हटा रहे हो। तो आप उसको रिपेयर भी कर लो, उसको प्रोटेक्ट भी कर लो, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। एस्ट्रोलॉजी में तो नमक को उसमें डाल के पोंछा मारने को बोलते हैं ना घर में। करेक्ट करेक्ट। तो हम अपने मुंह पे पोंछा मार लेंगे नमक का। बट एक्टिव एक्ने है तो स्क्रबिंग फेस पर नहीं करनी है। या यस, ऑल्दो स्क्रबिंग करनी भी चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक ड्राई ब्रशिंग, वेट ब्रशिंग जो मैं बोलती हूँ पेशेंट्स को इफ दे हैव एक्ने। क्योंकि वो क्या है, आपकी जो बॉडी डिटॉक्स कर रही है वो स्वेट के थ्रू कर रही है, और जो भी आपके बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं वो आपके बॉडी के डस्टबिन्स हैं, तो आपको उनको आगे पुश करना है। तो आप जब स्क्रबिंग कर रहे हो तो लिम्फ नोड्स को थोड़ी मसाज करनी जरूरी है। फेस पे नहीं, फेस के नीचे नीचे कर सकते हो आप। तो ये जो ड्राई ब्रशिंग की अभी बात करी, एकदम से मुझे याद आया एक चीज कि बीच में बहुत चला था कि ड्राई ब्रशिंग आप करोगे तो आपकी जो डिम्पल्स है, जो सेल्यूलाइट है, वो कम हो जाएगा। ऐसा होता है विद ड्राई ब्रशिंग? आपके सेल्यूलाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी पे? आप ड्राई ब्रशिंग, वेट ब्रशिंग जब कर रहे हो, स्किन पे आप इतना प्रेशर नहीं डाल रहे हो, अच्छा है ना? तो उससे आपके जो सेल्यूलाइट है वो वैसे ही रहेंगे, बस उनकी फील स्मूथ हो जाएगी, बट लाइक अ बम्पी स्मूथ। अच्छा, हाँ, सेल्यूलाइट पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ता। नो। तो ये जो सेल्यूलाइट का कोई ट्रीटमेंट है अगर किसी को सेल्यूलाइट खत्म कराना है? सेल्यूलाइट के ट्रीटमेंट्स के लिए आरएफ करते हैं। आरएफ के साथ में कैविटेशन होता है, वो अच्छा। करते हैं। बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाजेस होती हैं, और कोलेजन रिमॉडलिंग की ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो सेल्यूलाइट Is treatable. यस यस। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेच मार्क्स? स्ट्रेच मार्क्स का परमानेंट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो है प्रिवेंशन। मतलब जस्ट मेक श्योर कि वो ना हो। बट एक बार अगर वो हो गया है तो आप जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर आप वो कर रहे हो, उसके बाद आपको मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा 50-55%, वो पर कंप्लीटली नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। बिकॉज स्ट्रेच मार्क्स अगर मेरे बीच में है, वो अनहेल्दी स्किन है मेरी, उसमें कोई हेल्दी टिश्यू नहीं है, आसपास है। तो जब मैं उसको माइक्रो नीडलिंग से ट्रीट करूंगी, या फिर मैं प्लाज्मा पेन से करूंगी, वेयर प्लाज्मा पेन से मैं कोलेजन रिमॉडलिंग कर रही हूँ, उस एरिया को श्रिंक कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे माइक्रो नीडलिंग से मेरा साइड से होना शुरू हो जाएगा। उसमें जितने पेशेंस और जितने अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट्स की नीड होती है, बट उसके बाद भी आपका पूरे तरीके से स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाता। सो द ओनली ट्रीटमेंट दैट वर्क्स फॉर स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट इट इज प्रिवेंशन। मतलब कंप्लीट कभी जा ही नहीं सकता हूँ? नो, अनलेस आप उसकी सर्जरी करवा लो कि अगर मेरे इस एरिया में स्ट्रेच मार्क्स है, तो मैंने, जैसे मॉमी मेकओवर होता है कि आपने उस पर्टिकुलर एरिया को हटा के, मतलब यू जस्ट रिमूविंग द स्ट्रेच मार्क्स वाला एरिया एंड यू आर अटैचिंग इट हेल्दी स्किन टू हेल्दी स्किन। क्या क्या चीजें होने लग गई। बहुत डॉक्टर, एक स्किन तो बहुत बड़ा, एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, तो इतना डिस्कशन तो बनता है। पर बिफोर गोइंग टू समवन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ना आजकल बहुत चल रहा है, आधी से ज्यादा दुनिया ना टर्की जा रही है बाल लगवाने के लिए, जो गंजे हैं। देखा होगा आप सबने, किसी के बाल आगे से उड़े हैं, वो टर्की जा रहा है। ये क्या हो क्या रहा है? टर्की क्यों जा रहे हैं? इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं मिल रही क्या लोगों को? इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट कितने सालों से है, और इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट लोग करते भी हैं, लोग कराते भी हैं।
बट आई थिंक टर्की का मेडिकल टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है. आई वुड जस्ट से दैट. क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड द डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखो तो जो इंडियन डॉक्टर्स है दे आर ऑन द टॉप लिस्ट. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बेटर वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा होगा. आई थिंक इट इज द मेडिकल टूरिज्म. और ये है कि वहाँ पर थोड़ा, अब आई विल नॉट इवन से कि वहाँ पे थोड़ा चीप होता है क्योंकि प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है. बट द थिंग इज कि वो अपने, मुझे जो पर्सनली लगा, जैसे आपने बताया कि मेडिकल टूरिज्म की वजह से वहां पे ये हो रहा है कि किसी ने अगर इलाज कराना है, उसको लगता है यार आना जाना भी हो रहा है, घूमना भी हो रहा है, घूम भी लिया, मजे भी मार लिए, ट्रीटमेंट करा के यही यहाँ पे धक्के खा के इंडिया में कोई फायदा नहीं है, एक नई कंट्री घूम लेंगे. करेक्ट करेक्ट, ये हो सकता है. मुझे ये लगता है कि ये उससे भी होता है कि दैट सी वी लुक अप टू द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. तो जो एक्टर्स है हमारे वो बाहर जाते हैं, बाहर से ट्रीटमेंट करा कर आते हैं. यू सी सलमान खान, उसने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया Yes. था. वो तो बहुत पहले कराया था एंड ही वेंट आउटसाइड कंट्री. तो लोगों को लगता है कि बाहर से करा कर आओ तो बेटर होएगा. नहीं, बिकॉज दे आर आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग द होल ट्रिप, दीज क्लिनिक्स. 100%. इनफैक्ट इंडिया के बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया में आकर ट्रीटमेंट करवाते हैं. हाँ, आई नो. हाँ, मतलब क्योंकि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म भी बहुत स्ट्रांग है. राइट. और बाहर से लोग आते हैं, पूरा पूरा उनका ट्रिप प्लान्ड होता है. मतलब पहले दिन वो ये सब करेंगे, फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग भी कर लेंगे, और साथ में उनकी सर्जरी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. सो अगर इंडियंस जो है ना, वो इंडियन से भरोसा नहीं करते. प्रॉब्लम ये है, वही प्रॉब्लम है. वो ये सोचते हैं कि बाहर बेटर ट्रीटमेंट होएगा. आई थिंक वो रीजन नहीं है, बट मुझे लगता है कि जैसे यू सेड कि यंग गर्ल्स कितना फॉलो करती हैं किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को एंड दे वांट टू लुक अ सर्टेन वे. तो ये होगा कि इफ आई टेल यू कि मेरे पास में इस XYZ एक्ट्रेस ट्रीटमेंट करवाती है, सो यू वुड नो कि उनके जितने फैंस होंगे वो सब के सब वहां पर आके मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहेंगे कि यू नो. राइट. आई थिंक इट इज दैट Yeah. कि किसी ने अगर बोला कि इस पर्टिकुलर एक्टर ने टर्की जाके ट्रीटमेंट कराया है तो भीड़ चाल लग जाएगी. एग्जैक्टली. बट इफ यू आस्क अबाउट द ट्रीटमेंट, अगर आप इंडिया में एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, अच्छे सर्जन से ट्रीटमेंट करवा रहे हो अपना, और उनके अगेन बिफोर आफ्टर बहुत जरूरी है, तो आप देखो उनका काम कैसा है. बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट आजकल डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, सर्जन्स का तो काम है करने का, वो भी कर रहे हैं. तो बट यू हैव टू सी कि कौन डॉक्टर कर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर से आप मीटअप करते हो, डॉक्टर बोलता है हाँ जी आई विल डू इट, बट एक्चुअली में वो टेक्नीशियन कर रहा होता है. राइट. मोस्टली. तो यू हैव टू सी कि कौन कर रहा है. आपकी हेयर लाइन डिजाइन करनी होती है, आपके डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपका हेयर जाएगा वो जरूरी होता है. डिपेंडिंग ऑन योर हेयर कि आपके पास कितने स्ट्रैंड्स अवेलेबल है, अगर नहीं है तो कौन से बॉडी के पार्ट से कहाँ किस एरिया में लगाने हैं. मतलब इट्स अ वेरी प्रॉपर थिंग एंड इट्स वेरी इन्वेस्टेड थिंग. उसमें बहुत ज्यादा डॉक्टर इन्वेस्टेड रहना चाहिए. तो आपको जरूरी है देखना. इफ यू आस्क यहाँ का कोई, अगर आप सही डॉक्टर्स के पास जाओगे, सो इंडिया से बेहतर ट्रीटमेंट आपको कहीं और नहीं मिल सकता. तो आप क्या सजेस्ट करोगे अगर जैसे व्यूअर्स के लिए भी, कि अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसको क्या 3-4 पॉइंटर्स बताओ जो एज ए डॉक्टर आप सजेस्ट करोगे कि ये चीजें देख के जाओ भाई जहाँ पे भी जाना है. आई वुड से कि जिसने ट्रीटमेंट करवाया है, बिकॉज आज की डेट में आई डोंट बिलीव इन वो टेस्टिमोनियल्स जो लोग डालते हैं Fake भी डालते हैं लोग. एग्जैक्टली. तो आई तो डोंट थिंक कि उसकी ज्यादा जरूरत है. और मेरे को तो लगता है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग जिसकी हो रही है, एंड सो यू नो कि मतलब इट कुड बी जस्ट मार्केटिंग. तो वर्ड ऑफ माउथ इज बेस्ट. तो आपके आसपास जितने लोगों ने करवाया, आप उनसे पूछो कि उन्होंने कहाँ से करवाया, बिकॉज वो आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकते हैं. एंड सेकेंडली, जब आप डॉक्टर के पास पहुंच गए हो तो आप डॉक्टर से रेलिवेंट क्वेश्चंस करो. एंड आपको डॉक्टर के साथ जब आप बैठे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मतलब जो आपका जो प्रैक्टिशनर है वो प्रैक्टिस कर करके मतलब कितना उनको एक्सपीरियंस है. एंड फिर आप ये भी देख सकते हो कि उनकी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स में कि कितना डिफरेंस है, कितना नेचुरल लुकिंग लग रहा है, कितना अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया हुआ है. एंड द बेस्ट डॉक्टर वुड बी जो आपकी ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड आपके नीड्स के हिसाब से करे. वो आपको कंसल्टेशन टेबल पे बैठकर ही पता चलेगा. सो लोग डरते हैं कि कंसल्टेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी उनको, ये वो, बट इट्स अबाउट योर बॉडी. करेक्ट. एंड यू जस्ट हैव वन हेड एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स. कोई ऐसी सीक्रेट ट्रेड नहीं है कि आप ये बता दो कि ये तो जरूर चेक कर लेना भाई किसी डॉक्टर के पास जाते टाइम? उनकी डिग्री
डिग्री तो ये वो सीक्रेट। अदरवाइज जब आप उनके साथ बैठोगे और उनका आप बिफोर आफ्टर चेक करोगे, आपको आई एम श्योर आप वरना डॉक्टर के काम कैसे देखोगे ना। आई कुड बी अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई कुड बी अ लीगल डॉक्टर, मैं सब हो सकती हूँ, लेकिन मैं न्यू भी तो हो सकती हूँ ना प्रैक्टिस में। एंड बट व्हेन यू आर पेइंग फॉर सच अ थिंग, तो आप यू वुड वांट द बेस्ट। अगर आप पैसा भी डाल रहे हो, डॉक्टर के पास आप हर चीज डाल रहे हो, तो फिर आपको वो एक्सपीरियंस भी चाहिए, आपको वो हैंड भी चाहिए। तो उस चीज के लिए मुझे लगता है बिफोर आफ्टर मेक्स मोर सेंस। डॉक्टर सोनाली, एक लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज व्हेन यू जस्ट सेड, वैसे तो हमने सोचा था दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन, लेकिन एकदम से दिमाग में आया व्हेन यू सेड कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट अलग है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट अलग है, एक और है एस्थेटिशियंस, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो वो डॉक्टर है या वो खाली आपके फिलर्स या बोटॉक्स करते हैं, और किससे हमें ये सारी चीजें करानी चाहिए? एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या एक नॉर्मल एस्थेटिशियन भी कर सकता है ये? ओके, अगर आप किसी के पास भी जा रहे हैं, सबसे बेसिक उसको डॉक्टर होना जरूरी है, बिकॉज आपको इतने साल लगा के उसने बॉडी के बारे में पढ़ा है कि बॉडी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एंड सबसे पहले तो डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। तो MBBS, तो उसमें मैं बाकी कैटेगरीज होम्योपैथिक, एलोपैथिक और डेंटिस्ट और उन सबको नहीं कर रही हूँ कंसिडर, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर जिसने MBBS किया है। तो मुझे आई बिलीव कि MBBS तो आपको होना ही चाहिए अगर आप ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हो। नाउ डिपेंडिंग कि आपका जो डॉक्टर है, द डॉक्टर वुड बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिस कर करके अपने आप को प्रैक्टिशनर इसीलिए ना, तो वो अपनी नॉलेज को कितना इनहैंस उसने किया है। तो अगर उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी करी है, कोई कोर्स किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोई कोर्स नहीं होता है, यू लर्न इट विद एक्सपीरियंस। ओके। एंड अगर आपने उसके बाद कोई डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी या MD किया है, देन यू बिकम डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो आपको स्किन, हेयर और नेल्स और STDs इन सब चीजों के बारे में और इनके डिजीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। एस्थेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जो बहुत छोटा है और ये लिमिटेड है इवन विद डर्मेटोलॉजी जो आप पढ़ते हो। बट एस्थेटिक्स जो वो है, वो आपको ना हैंड्स ऑन करते करते विद प्रैक्टिस ही आएगा। ओके। सो इफ यू वांट टू रियली गो, तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, जो कॉस्मेटोलॉजी भी करते हैं और साथ में डर्मेटोलॉजी उनका एक्सपर्टीज है। अब कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है, वो मैं बोलूंगी उन लोगों को जो एक छोटा सा कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करके कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं। बट जो MBBS डॉक्टर है, जो अपनी नॉलेज को इनहैंस कर रहा है और साथ में इस चीज में प्रैक्टिस कर रहा है, वो होगा एस्थेटिक फिजिशियन। तो मतलब बट ऐसी कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ लेबल, ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। इट्स जस्ट अ वर्ड, बिकॉज वो एस्थेटिक्स कर रहे हैं और वो फिजिशियन है। तो ये ऐसे ही जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो अब आज के डेट में अगर आप डॉक्टर नहीं हो, आप कर सकते हो वो कोर्स, क्योंकि लोग करवा रहे हैं। एंड अगर आप इस फील्ड से भी नहीं हो तो भी लोग कर रहे हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, सब कर रहे हैं। सो आपको ये जानना जरूरी है कि एक तो आपका डॉक्टर MBBS होना है कि नहीं है, हाँ। और उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है और उनका काम कैसा है। कहने का मतलब जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, इट कैन बी अ रिसेप्शनिस्ट जो आप So yes, definitely. That is why you see certain treatments done ना, जिसको देख के आप डर जाते हो कि ये ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। That's why. Be very careful. Very, very careful. So I think we should wrap up this podcast now. Thank you so much, Dr. Sonali, for coming on Spotlight, और हमारे viewers को बहुत कुछ बताया है, things about skin care और सेलिब्रिटीज ने क्या क्या करा रखा है, कौन से ट्रीटमेंट्स अच्छे होते हैं, कौन से ट्रीटमेंट्स नहीं अच्छे होते हैं। ऑल्सो गाइज, हमको पता लगा है कि डॉक्टर, एक जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसी के पास ही जाना चाहिए। प्लीज आप इधर उधर कहीं ऐसे ना चले जाइए। एंड फॉर बेस्ट कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर सोनाली, एंड उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। So that's it. We'll wrap up here. Thank you so much again for coming on the show. Yes, thank you so much, Mugdha, and thank you so much, Kabir, for having me here. And I had really good time. So it did not feel like it was a podcast. It felt like we were just having, Right. discussing.
उसी में मजा है ना, तभी तो क्या नाम है, आप इंजॉय करते हुए टेक्निकल बातें भी बोल गए, इतना अच्छा लगा मेरे को तो। करेक्ट। एंड जो हमारा मेन पर्पस था टू नो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स आल्सो फॉर आवर व्यूअर्स, जो लोग इतनी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकते हैं, वो भी आपने बता दिए विद द ब्रांड्स। थैंक यू सो मच, वी विल आल्सो ट्राई नाउ न्यू थिंग्स। थैंक यू फॉर कमिंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हमने बहुत कुछ जाना है डॉक्टर सोनाली से स्किन केयर के बारे में, और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं कराने चाहिए जिसमें स्टेरॉइड्स यूज होता है। तो प्लीज आप ध्यान से जब भी जाइएगा तो जरूर देखिएगा कि आप अपनी स्किन पे क्या करवा रहे हैं। एंड गाइज, मैं आपसे प्लीज फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने का मतलब है कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, जितना भी आप इस वीडियो को कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन करिए। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ ऑन द स्पॉटलाइट।